नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, हाल ही में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 साल पूरे किए हैं। अपने अब तक के 9 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में उन्होंने अपनी तमाम उपलब्धियां गिनवाई हैं। गाहे बगाहे मीडिया के जरिए आप देखते भी रहते हैं, टीवी पर, अखबारों में उनकी उपलब्धियों के बारे में सुनते पढ़ते रहते हैं। विपक्ष का अपना एक मंतव्य है, अपना एक सोच है, अपना एक नजरिया है। सत्ता में बैठा कोई भी शासक दल अपनी ट्रम्पेट या अपनी तूती बजा सकता है, पर विपक्ष क्या कहता है, वास्तविकता उससे भी तय होती है, बशर्ते कि विपक्ष निहित स्वार्थों के परिप्रेक्ष्य में ना बोलकर निष्पक्ष होकर बोले। ऐसी ही एक शख्सियत को अभी हम आपके सामने लेकर आए हैं। इनका नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं और कांग्रेस की वरिष्ठतम नेत्री सुश्री प्रियंका गांधी वाड्रा के पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं। आचार्य जी नमस्कार, नवभारत.com के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका ओवरऑल 9 साल मोदी जी ने अब तक सरकार में दूसरी टर्म जो चल रही है उसको मिलाकर पूरे किए हैं, इस पर ओवरऑल संक्षेप में आपका क्या कहना है? देखिए, 9 साल पूरे करने के बाद आज बीजेपी की पूरी गवर्नमेंट जो है, उनके नेता जो हैं, वो सब ये कोशिश कर रहे हैं ये बात कहने की कि जैसे उन्होंने भारत को बहुत आगे कर दिया। लेकिन 9 वर्षों में कुछ ऐसे मुद्दे थे जो बीजेपी के जज्बाती मुद्दे थे, इमोशनल थे, उन पर तो काम हुआ है, लेकिन जो बुनियादी मुद्दे थे उन पर बीजेपी पिछड़ गई है। बुनियादी मुद्दे थे महंगाई का, बेरोजगारी का, है ना, और बहुत सी चीजें थी, लॉ एंड ऑर्डर का, आतंकवाद का, और माओवाद, नक्सलवाद। उधर मैं उस पर आता हूँ। गोया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमोशनल मुद्दों पर इन्होंने अपनी तीरंदाजी दिखाई है और फैक्चुअल मुद्दों पर पिछड़ गए, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इमोशनल मुद्दे थे उन पर तो काम हुआ, चाहे वो जो भी उनके मेन इशू थे, 370 था, और ये जो और भी 2 चीजें उन्होंने की हैं, लेकिन जो काम उन्हें करने चाहिए थे देश को आगे ले जाने के लिए, उनमें वो पिछड़ गए। जो बुनियादी इशू थे हमारे, उन्होंने कहा था हम महंगाई कम कर देंगे, उन्होंने कहा था हम काला धन लाएंगे, उन्होंने कहा था हम बेरोजगारी दूर कर देंगे, तो उन पर वो पिछड़ गए। मुझे ऐसा लगता है वो पूरे नहीं कर पाए, और अब 1 साल में आखिरी। मैं आचार्य 2-3 पॉइंट आपके साथ लेके चलता हूँ अलग अलग से। आप कह रहे हैं कि पिछड़े, अगर वो पिछड़े होते तो आप देखिए भारत का जो राजनीतिक भूभाग है उसके परिदृश्य पर उनका ग्राफ तो बढ़ा है डे बाय डे। नहीं, कहाँ बढ़ा? हिमाचल उनके पास था, वो हार गए। कर्नाटक उनके पास था, वो हार गए। तो महाराष्ट्र निकाल के ले गए, महाराष्ट्र में आ गए। नहीं, महाराष्ट्र में तो बेईमानी से आए ना, जोर शोर बेईमानी से आए। सारी की सारी पार्टी तुड़वाई, लोभ लालच छल प्रपंच, और महाराष्ट्र में उन्होंने अपना इस्तेमाल किया और वो आ गए। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में भी जहाँ आए वो थम्पिंग मेजोरिटी से आए हैं। देखिए, चलिए वो ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर कोई कहीं जीतता है, कोई कहीं हारता है, ये भी सब चलता रहता है। लेकिन जो मेन बात है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वही कहना चाह रहा हूँ कि जो भावनात्मक इशू है उनको वो और भड़काने की कोशिश करके और देश की सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं। लेकिन मेरे सवाल ये है, मेरे नहीं है, 2014 से पहले जब मैं मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट घोषित हुए थे, तो वो जो मुद्दे थे वो उनका कुछ नहीं हुआ, तो वो मुझे वैसे के वैसे ही नजर आ रहे हैं, बल्कि उनमें और विकृतियां पैदा हुई। लेकिन सर ये तो आप मानते हो कि टाइम तो लगता है, कुछ योजनाएं बनती है फलीभूत होने में, उनका असरात आने में टाइम लगता है। आपको भी 70 साल लगे, तो उनको 8-9 साल में कुछ जल्दी नहीं एक्सपेक्टेशन कर रहे उनसे आप? नहीं, अब हम तो देखिए निष्पक्ष होकर के हम इसका अगर विश्लेषण करें तो जैसे उन्होंने नई संसद बनाई तो अच्छी बात है, हमने उसको बधाई भी दी। ऐसे ही उन्होंने अगर कोई काम किया है अच्छा, तो हम उसको कहते हैं तुमने अच्छा काम किया। लेकिन मेन प्रश्न क्या है, कश्मीर का आतंकवाद अभी तक खत्म नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2,
जो आपसी सद्भावना और जो ताना बाना था भारत की गंगा जमुनी तहजीब, प्रेम सद्भावना, संस्कृति, सभ्यता, उन सब पर सवालिया निशान खड़े हो गए। आचार्य जी, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं तो कश्मीर में अभी जब G20 की बैठक हुई है तो वहाँ के जो दृश्य उभरे हैं तो इतनी विकास की चीजें दिखाई पड़ रही हैं, तो वो माहौल सुधरा है, शायद तभी विकास हो पाता है ना। नहीं, विकास तो कश्मीर में जो भी सरकार थी सब सरकार ने किया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर में जो आतंकवाद खत्म करने की बात आपने कही थी वो तो नहीं हुई। में अभी भी हमले हो रहे हैं, हमारे जवानों की शहादत हो रही है ना। अब आपने बीच में नोटबंदी की थी कि हम 1000 रुपए का नोट इसलिए बंद कर रहे हैं ताकि काला धन खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। आपने 1000 का नोट बंद किया, 2000 का ले आए। अब आपने 2000 का भी बंद कर दिया, तो या तो आपका 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चलाना गलत था, या 2000 का नोट चला के फिर उसे बंद करना गलत है। मतलब क्लियरिटी नहीं आ रही है। तीसरा पॉइंट ये है कि ठीक है आप सड़क बनाने की बात कर रहे हैं, आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, तो भारत तो विश्व गुरु पहले से ही था। क्या भारत, देखिए आप देखिए, राफेल आया है, ये जो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे बनी है, और इसके अलावा सबसे ऊंचा पुल बन रहा है जम्मू कश्मीर में, जो रेलवे पुल बन रहा है, फास्ट ट्रेन आई है, कितने काम हुए हैं, ऐसा नहीं है आप गिनवा नहीं सकते। साहब मैं ये कह रहा हूँ जो वो काम गिनवा रहे हैं चलो ठीक है, उसे मान लिया जाए। मैं जो काम नहीं हुए वो गिनवा रहा हूँ, उनमें से एक भी बताओ ना। क्या महंगाई कम हुई, क्या बेरोजगारी कम हुई, क्या भ्रष्टाचार कम हुआ, क्या आतंकवाद कम हुआ, माओवाद नक्सलवाद कम हुआ, पूर्वोत्तर के अंदर दंगे हो रहे हैं, मणिपुर पूरा गया। आप कहना चाहते हैं कि मतलब कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, जो दिख रहा है वो बताना चाहता हूँ। आप भी जानते हैं, है ना, किसानों का आंदोलन हुआ, आपने किसानों के लिए कानून लाए, वो किसानों के कानून जब लाए तो वो कानून भी आपने फिर वापस नहीं लिए। आंदोलन हुआ, कितने लोगों को परेशानी हुई, फिर आपने वापस कर लिया। तो हम चलो छोड़, उसको भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला मानते हैं आपका। लेकिन जो मेन बात है कि गाँव में किसानों को उनकी फसल का हक मिलना चाहिए, उचित दाम मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। आचार्य जी, आप ये कहना चाह रहे हैं किसानों वाले मामले से, और जो नोटबंदी और 1000-2000 की बात कही, तो उसके जरिए अगर मैं एक शब्द में आपसे पूछना चाहूँ तो आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार के पास विजन की क्लैरिटी नहीं है। हाँ, मतलब कुछ कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। और जिस तरह जिन उम्मीदों से, जिन उम्मीद से मोदी जी को लाया गया था कि भारत में बदलाव आएगा, पूरा भारत बदल जाएगा, हम लोग मंगल ग्रह पे पहुंच जाएंगे, हम लोग चंद्रमा पे बिल्डिंग बना देंगे, हम लोग पता लेकिन नहीं। मंगलयान का तो फेल हो गया, अनफॉर्चुनेटली। कोशिश तो हुई चंद्रयान की, अभी दोबारा भी होने की है। मैं ये कहता हूँ नरेश अच्छा, जी। ठीक है, आप विपक्षी होने के नाते आपके पास बहुत सारे उंगलियों पर गिनवाने वाली। अच्छा, एक बार बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री विदेश के दौरे से होकर लौटे, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी गए, उसके बाद जगह जगह गए, तो जिस तरह से विश्व के शीर्षस्थ नेताओं ने उनका स्वागत किया या जो सम्मान दिया, उससे आपको नहीं लगता कि उनकी एज वेल एज भारत की जो वो जो एक ग्राफ है इंटरनेशनली बढ़ा है, उन जो विदेशी नेताओं को तो आप उनकी पार्टी का नहीं मान सकते ना कि वो उनकी तारीफ कर देंगे उनके कहने पे। नहीं, भारत के प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, उनका सम्मान होता है, हमें अच्छा लगता है, हम भी खुश हैं। भारत का कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा है जो विदेश में गया उसका सम्मान ना हुआ? नहीं, भारत के जरूर ठीक है। प्रधानमंत्री के नाते भी और मोदी नाते भी वो स्पेशली बोलते हैं मोदी इज द बॉस। नहीं, अगर वो कह रहे हैं मोदी इज बॉस तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आप दीजिए, हमें अमेरिका वाले बोलते हैं, तो आप बताइए, तो इनका कद भी तो बढ़ा है और भारत का कद भी बढ़ा है, तो कुछ तो हासिल हुआ होगा उससे भी इंटरनेशनली। नहीं, भारत का प्रधानमंत्री जब बाहर जाता है और उसका सम्मान होता है तो हमें बुरा नहीं लगता। नहीं, मेरा उसके जरिए ये पूछने का है कि उनकी विदेश नीति को लेकर आपका क्या कहना है, मैं ये कहना चाहता था भाई। नहीं, मैं भारत की जो विदेश नीति है उस पर बोलने वाला मैं कौन? नहीं, बीजेपी के लीडरशिप में इस समय की जो विदेश नीति सरकार की है। देखिए, विदेश नीति जो है एक ऐसा विषय है जो देश का विषय है, किसी नेता का विषय नहीं है। विदेश नीति पंडित नेहरू से लेकर के आज तक भारत की वही है लगभग। नेता जब बदलता है तो थोड़े संबंध किसी से ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, किसी से बिगड़ जाते हैं, लेकिन
मैं ये कह रहा हूँ कि पंडित नेहरू से लेकर के और मनमोहन सिंह जी तक जो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री बाहर गया है उसको सम्मान मिला है। मैं ये कहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि पंडित नेहरू से लेकर और अब तक विदेश नीति कमोबेश वही रहती है, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ। तो सवाल ये उठता है कि इन्होंने क्या उस विदेश नीति को अच्छी तरह से कुशलतापूर्वक संभाला है कि नहीं? आप कितने नंबर देंगे? फिर आपसे कहा है, विदेश नीति पर मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि विदेश नीति देश की होती है जी। और प्रधानमंत्री बदलने से कोई विदेश नीति नहीं, बदलती नहीं है। संभालना तो उनकी कुशलता पर निर्भर करता है ना सर। नहीं, मैं कब कह रहा हूं कि वो सक्षम नहीं है, मैं कब कह रहा हूं कि वो कुशल नहीं है? मैं तो ये कह रहा हूं कि विदेश में सारी चीजों को उन्होंने ठीक कर दिया, बहुत अच्छी बात है। देश के भीतर भी तो ठीक करें। ये वादे किसने किए थे कि हम काला धन लाएंगे? ये वादे किसने किए थे कि हम रोजगार देंगे? आज रोजगार नहीं मिल रहा हमारे नौजवानों को, बेटों को, बेटियों को। महंगाई बहुत बड़ी हो गई है। जी। तो आचार्य जी, आप ओवरऑल बंडलिंग करना चाहें, हाँ। मोदी सरकार की उपलब्धियों को पिछले 9 साल की बंडलिंग करना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं कैसे कहूँ? ओवरऑल देश विदेश अंदर बाहर सब, रक्षा, कानून, पुलिस, ये सब, बेरोजगारी, सब। देखिए, एक ताकतवर नेता है मोदी जी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो उम्मीदें थीं, जिन उम्मीदों की वजह से नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया था 2-2 बार, जी। उन उम्मीदों पर वो उतने खरे नहीं उतरे जितना उतरना। तो आचार्य जी, आपने हमें समय दिया और थैंक यू नरेश जी, धन्यवाद। ईमानदारी से अच्छी और बुरी सारी बातें रखी, इसके लिए आपका धन्यवाद।